नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे वो भेज सकते हैं या आप हमें वीडियो के कमेंट में भी करके बता सकते हैं। उसका सॉल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए आज हम लॉस ऑफ मोशन का चौथा लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या देखा था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले मोमेंट देखा था, फिर टॉर्क देखा था, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है उसको देखा था। इसके बाद न्यूटन के सेकंड लॉ को समझा था, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे और उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज का टॉपिक है, पिछले में हम लोगों ने मोमेंटम देखा था जो न्यूटन के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन था। आज उसके आगे इम्पल्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इम्पल्स होता क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन रीड करते हैं, फिर इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। तो चलिए डिफिनीशन रीड करते हैं। A large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called an impulsive force। देखो ये कह रहा है कि जो आपका मोमेंटम है, अगर उसमें एक फाइनाइट टाइम लगे उसको चेंज करने में, तो उसको हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। देखो ये कह रहा है कि इम्पल्स जो है वो आपका ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम है, जितने टाइम के लिए उस पे एक्ट किया। देखो जो इम्पल्स होता है बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोलिक मशीन में, उसमें हैमर्स जो होते हैं 5 टन 8 टन, वो किसी भी रॉड पे आप देखोगे कि केवल एक या फ्रैक्शन सेकंड के लिए गिरते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि पूरा उसका शेप बदल जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं कोई एक 10 टन का एक ब्लॉक है, अब नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का। अगर ये यहाँ से इसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, जैसे ये इसको हिट करेगा ये तो पूरा टूट जाएगा। तो इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगा वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगेगा। तो इसके कारण जो इसका मोमेंटम में चेंज हुआ इसके और इसके, उसी को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल है, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल। तो आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा, उसमें आपने देखा होगा कि एक बॉल आ रही है। जैसे ही बॉल आती है, ये आपका बैट्समैन है, इसके हाथ में एक बैट है। तो अब जैसे ही बॉल आके यहाँ टकराई बैट में, अब बैट में लगने के बाद क्या होगा, देखो ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आ रही है, लेकिन जैसे ही टकराई तुरंत इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब जितना मोमेंट लगेगा, 6 गया 4 गया कहाँ गया उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन देखो जैसे ही ये बैट पे टकराया, कितने सेकंड के लिए टकराता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, मिली सेकंड फ्रैक्शन सेकंड लगते हैं और बॉल का पूरा डायरेक्शन और स्पीड सब कुछ बदल जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं कि इम्पल्स जनरेट हुआ। जो आपका कोई लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम में लगता है, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, ब्लो ऑफ हैमर ऑन अ नेल। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक हैमर है, ये मान लीजिए आपका एक हैमर है। अब इससे आप मानो कोई कील ठोक रहे हो और यहां से अचानक आपकी उंगली है कुछ इस तरीके। अब जैसे ये इस पे गिरेगा तो क्या होता है, अंगुली तुरंत कितना इम्पैक्ट चोट होता है, हर किसी ने रियलाइज किया होगा कि आप घर पे कोई कील ठोक रहे हैं, अचानक से क्या होता है कि हैमर आपके अंगुली पे लगता है। तो देखो कितना हैवी फोर्स कितने कम सेकंड के लिए लगा, तुरंत आपकी अंगुली जो होती है इम्पैक्ट उससे हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ मार्बल फ्लोर। अब देखो अगर कोई आदमी है,
वो किसी ऊंचाई से अगर किसी फ्लोर पे जंप करता है तो उसके पैर पे जो इम्पैक्ट होता है वो कितना हैवी इम्पैक्ट होता है। आपने इमेजिन कभी किया होगा, अगर आप मानिए 5 मीटर या 10 मीटर की हाइट से एक रूफ है जिसपे एक बंदा इस पे स्टैंड हुआ है। अब यहाँ से इसको नीचे जंप लेना है। अब जैसे ये नीचे यहाँ गिरेगा तो जो इसके पैरों में यहाँ से ग्राउंड फोर्स लगाएगा वो बहुत कम टाइम के लिए लगेगा, लेकिन बहुत ही हैवी फोर्स लगेगा जिसके कारण इसके पैर भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स, कि एक हैवी फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगता है जिसके कारण जो दूसरा पार्टिकल है उसके स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आती है, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। अब आइए इसका फार्मूला देखते हैं। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या था, आप सेकंड पॉइंट में देखे थे, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा हुआ है। अब देखो जब बॉल बैट से टकराई तो कितना लगता है, 0.002 सेकेंड, 0.008 से कुछ ऐसे ही अप्रॉक्स लगता है, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जे वेक्टर। देखो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इम्पल्स क्या आएगा आपका, इम्पल्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। ये रहा इम्पल्स का सिंबल। अब देखो जो अगला है, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स आर चेंज इन मोमेंटम। देखो जिस डायरेक्शन में मोमेंट आपका चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में आपका मोमेंट चेंज होगा उसी डायरेक्शन में आपका इम्पल्स भी चेंज होगा। ये टोटल आपका मोमेंट पे ही डिपेंड करता है। अब देखो इम्पल्स जो है आपका, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक मिनट, ये डिपेंड आपका कर रहा है मोमेंटम पर। अगर मोमेंटम आपका पॉजिटिव हुआ तो इम्पल्स भी पॉजिटिव होगा, मोमेंटम नेगेटिव हुआ तो इम्पल्स नेगेटिव होगा, मोमेंटम जीरो हुआ तो आपका इम्पल्स भी जीरो होगा। ये सब आपका इम्पल्स है और ये है आपका मोमेंटम। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका इम्पल्स है वो डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है। आइए अब अगला इसका पॉइंट देखते हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन देखते हैं, फार्मूला आता कैसे है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर। अभी टाइम है इसका t इक्वल टू t1। अब कुछ टाइम बाद कलर चेंज कर देता हूं, ताकि देखो कलर चेंज करता हूं मैं इसलिए कि आपको समझ में आए, मत समझिएगा कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है एफ वेक्टर। लेकिन जो इसका टाइम आया, टाइम अब इसका आ गया t2, तो इसका जो चेंज इन इम्पल्स आया वो कैसे लिखा जाएगा, एफ वेक्टर इंटू डी टी। डी टी क्या है आपका चेंज इन टाइम, और डी जे है आपका चेंज इन इम्पल्स। यहाँ एफ आपका क्या है, एवरेज फोर्स। ये वेरिएबल भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ इसको एवरेज मान के अभी चल रहे हैं। अब आप दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करिए अगर इम्पल्स चाहिए, एफ वेक्टर डी टी। अब देखो इम्पल्स आपका कहाँ से जा रहा है, इम्पल्स जो टाइम है t1 से लेके t2, और हम फोर्स यहाँ मान लेते हैं कि जो हमारा एफ वेक्टर है ये उस पार्टिकल पर एफ एवरेज लग रहा है। तो देखो जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा, जे वेक्टर इक्वल टू एफ एवरेज, डी टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टी, और इसका अपर लिमिट है t2 एंड लोअर लिमिट है t1। अब आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो जे वेक्टर इक्वल टू एफ एवरेज इंटू t2 माइनस t1। अब देखो ये क्या है आपका चेंज इन टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं जे वेक्टर इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, वहां हमने एक रिलेशन निकाला था,
एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। अभी इसको भी हम आगे डिराइव करके लाएंगे। ये उसी का एप्लीकेशन है, उसी से इम्पल्स डिराइव हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, दो कंडीशन दिया है बॉडी का, उसका इम्पल्स का फार्मूला लिखा, उसका इंटीग्रेशन करके लिमिट को पुट किया है, तो आपको इम्पल्स पता चल गया क्या होता है। अब इसकी सबसे पहले यूनिट देख लो, जो इसकी एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट क्या होगा, एफ इंटू टी है। तो एफ का आपका इसकी पूरी यूनिट आएगी केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशंस क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस वन। मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस में आपको डायमेंशन निकालना सिखाया था, अगर नहीं आता तो एक बार आप देख लीजिए कि डायमेंशन में हम एम एल टी के फॉर्म में ही जो अपना फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी के फॉर्म में सारी क्वांटिटी को लिखते हैं। तो एफ इक्वल टू आपका क्या होता है, एम ए। तो एम का डायमेंशंस क्या होगा, मास एक्सेलरेशन का क्या होता था, एल टी माइनस टू। तो फोर्स का आपका डायमेंशंस क्या आता है, एम एल टी माइनस टू। अब इम्पल्स आया, इम्पल्स का क्या है, एफ इंटू डेल्टा टी। अब एफ का हमको पता है एम एल टी माइनस टू, और चेंज इन टाइम का क्या होगा, टी। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं सेम क्वांटिटी की। तो जब इसका डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी माइनस वन। इसी को मैंने ऊपर डायरेक्ट लिखा था क्योंकि इतना लेक्चर्स हो गए हैं, अब तक आपको ये निकालना आ गया होगा। एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं वो सब आप याद रखिए, तो आपको निकालने में बहुत ही आसानी होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब इसको समझते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम में रिलेशंस कैसे है। जो मैंने यहाँ आपको दिखाया इसी को हम यहाँ समझेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी को। तो आइए इसका देखते हैं है क्या। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस बाय द फोर्स। देखो ये कह रहा है जो आपका इम्पल्स है वो आपका जो टोटल चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उसको करने में जो फोर्स हो रहा है वही आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का हम सेकेंड रूल लगाते हैं। तो आइए इसमें अप्लाइड फोर्स आपका क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। देखो ये जो आपका ये थ्योरम कहता है अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही ये कह रहा है। ठीक है, कोई नहीं, इसी को अब हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अप्लाइड फोर्स को किससे लिखेंगे, एफ वेक्टर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट मोमेंटम को हम किससे लिखते थे, पी से। तो इसका रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जब आप इसको और ओपन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो एफ वेक्टर इंटू डी टी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मान लेते हैं कि जब इफ बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, जब टाइम आपका जीरो था तो जो आपका मोमेंटम था वो था P1, और जब टाइम आपका t इक्वल टू टी हुआ तो मोमेंटम चेंज होके हो जा रहा है P2 वेक्टर। इसी को हमें प्रूफ करना है इसलिए सब कर रहे हैं। तो आइए इसकी लिमिट रखते हैं, एफ वेक्टर डी टी, टाइम आपका कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से लेके टी तक, इक्वल टू ये रहा आपका मोमेंटम डी पी वेक्टर, ये कहां से कहां तक जा रहा है, P1 से P2, ये भी वेक्टर के फॉर्म में है। अब देखो जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इधर क्या निकल के आएगा, एफ वेक्टर आपका बाहर आ जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एफ वेक्टर डी टी जीरो से लेके टी तक, और इधर जब आप करोगे तो इसका क्या होगा, पी वेक्टर, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, P2 वेक्टर से लेके P1 वेक्टर तक। अपर लिमिट है P2 वेक्टर, लोअर लिमिट है P1 वेक्टर। तो जब इसको यहाँ पुट करेंगे ये निकल के आएगा P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। देखो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है आपका,
जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। अब देखो इसको आप क्या लिखोगे, यही आपका इंपल्स है, जे वेक्टर इक्वल टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। ये रहा आपका फार्मूला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन का जो होता है वेक्टर डी टी, 0 से लेके टी तक, इसमें जब फोर्स निकालना होता है, कोई वेरिएबल फोर्स लग रहा होता है, पार्टिकल होते हैं, उसके मास का अलग अलग स्पीड दिया होता है, वहां हम ये यूज करते हैं। P2 को हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं अगर सेम मास है m V2 वेक्टर माइनस m V1 वेक्टर, जहां V2 आपका फाइनल वेलोसिटी है और V1 आपका इनिशियल वेलोसिटी है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं सब फार्मूले का हम यूज करके आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी समझ में आ जाएगी। अब आइए इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखो जो आपका इंपल्स है, ये कभी कभी क्या होता है कि ग्राफिकल फॉर्म में दिया रहता है। जो आपका फोर्स है इसको कैसे आप निकालोगे, तो आइए उसी को देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये होता क्या है, सबसे पहले आप इंपल्स लिखो होता क्या है। यहां आप ध्यान से देखो, इंपल्स आपका क्या है, dp वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर डॉट dt। f वेक्टर इक्वल टू dp वेक्टर बाई dt। जो आपका मोमेंटम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो मैं आपको बेसिक से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब dp वेक्टर को आपको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यही इंपल्स होता है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, f वेक्टर इंटू dt। अब आप ध्यान से देखो, अगर कोई एक ग्राफ है f वेक्टर डॉट dt, अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले ले तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं कोई एक कर्व है, तो जो इसका एरिया आएगा, ये एरिया, यही तो इसका इंपल्स होगा। तो जो भी फोर्स और टाइम का आपका ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा, इंपल्स देगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको निकालेंगे। तो वही लिखा है, द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। देखो ये फोर्स है, ये टाइम है। फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स ऑफ द गिवन फोर्स इन द गिवन टाइम इंटरवल। देखो ये गिवन टाइम इंटरवल T1 से लेके T2 तक, इस टाइम में जो ये इंपल्स आ रहा है वो इस ग्राफ का एरिया ही होगा। अब आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला केस लेते हैं कि मान लेते हैं कि जब आपका फोर्स है वो एक कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते हैं, ए रहा एफ और ए रहा टी। यहाँ देखो फोर्स आपका कांस्टेंट है, मैंने ग्राफ आपको प्लॉट करना ग्राफ के चैप्टर में अच्छे से सिखाया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मैथमेटिकल टूल में जाके ग्राफ के चैप्टर को देखिए, वहां समझ में आ जाएगा। देखो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स हमारा जो कांस्टेंट है, ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट T1 और ये रहा T2। अब इसके द्वारा जो एरिया बन रहा है यही एरिया बन रहा है, जिसको मैं हैच कर रहा हूं, नाम दे देता हूं ए बी सी। ये देखो किस फॉर्म में बना आपका, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में बना। जो आपका यहाँ फोर्स है ये कांस्टेंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका जो एरिया आएगा वही इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो आएगा वो आपका इंपल्स देगा। तो आइए इसका एरिया देखते हैं। एरिया क्या होगा, एडी, एडी हाइट इंटू बेस डीसी या ए बी, जो भी आप लिखिए। अब ए बी कितना है आपका, ए बी है एफ और ए कितना है T2 माइनस T1। ध्यान से देखो आप, इसी को हमने वहां लिखा था जब इंपल्स का फार्मूला लिखा था, जे वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू डेल्टा टी। तो देखो ये आ गया कि नहीं। जब आपका फोर्स कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ का एरिया दे देना है, वही आपको इंपल्स देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब आइए अगला केस देखते हैं कि अगर कोई भी फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, फिर क्या होगा। एफ इक्वल टू वेरिएबल, मान लेते हैं आपका जो फोर्स है ये फंक्शन टाइम का फंक्शन है। अब देखो ये मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू जो फोर्स है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब एक वेरिएबल फोर्स है, इसका इंपल्स आप कैसे निकालोगे, तो एक ग्राफ में आपको दिया जाएगा, ये रहा फोर्स और टाइम। अब देखो ये वेरिएबल फोर्स है तो इसका कुछ इस तरीके से आएगा, जैसा आपको ग्राफ दिया जाएगा। मान लेते हैं ए है, हाईएस्ट पॉइंट बी है, और जो यहाँ इस पॉइंट पे आके टच कर रहा है सी है। यहाँ से जब चालू हुआ T1 टाइम था, और जब यहाँ फाइनल खत्म हुआ T2 था। तो जो इसका इम्पल्स आएगा इसको आप कैसे निकालोगे, एक ग्राफ का एक इक्वेशन देगा जो फोर्स है एफ इक्वल टू एफ टी। वहाँ तो फोर्स कांस्टेंट था, निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो यहाँ हम सीधा इंटीग्रेशन लेंगे, एरिया निकालने का अपने पास फार्मूला है कि उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, टाइम के। तो जो फोर्स है उसका आप टाइम के साथ इंटीग्रेशन करिए, आपको इम्पल्स निकल के आ जाएगा। तो अगर ग्राफिकल मेथड से निकालना रहे इम्पल्स, उसके बारे में ये रहा फार्मूला, कैसे आप निकालोगे। अब आइए इम्पल्स का जो हमने देखा इसका सारे फार्मूले को एक जगह लिख लेते हैं। इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इम्पल्स इक्वल टू क्या होता था आपका, एफ इंटू डेल्टा टी। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ को इसका होगा एम वी माइनस यू। अब देखो वी जो है आपका, वी है फाइनल वेलोसिटी, एंड यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये रिलेशन कैसे आए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में अच्छे से समझाएंगे। यहाँ भी आप इतना ही देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं, एफ इक्वल टू एम ए रखना, फिर एक्सेलरेशन का यहाँ टाइम के साथ क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। जब डी वी बाई डी टी का आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो हट जाएगा, केवल डी वी बचेगा। वही मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जे वेक्टर इक्वल टू एफ इंटू टाइम इंटू एम वी माइनस यू। यही बेसिक फार्मूले हैं। इसी पर आपने देखा होगा कि जेई और नीट में बहुत बार क्वेश्चन अगर एनएलएम से आते हैं तो पुली ब्लॉक अगर हटा दिया जाए तो 50% क्वेश्चन इसी फार्मूले से आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से। इम्पल्स क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक बुलेट फायर की गई, एक ब्लॉक में धंस जाती है, इतना दूर जाके फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो वहाँ हम इसी फार्मूले का यूज करके वो सब निकालेंगे। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, दिया क्या है। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, देखो एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। देखो एक क्रिकेट बॉल है, इसका मास दिया है 150 ग्राम, ये आपका 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। यहां से बॉलर ने बॉल को फेंका। अब देखो क्या होगा, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय ए प्लेयर इन 0.005 सेकेंड। ये जब यहाँ आ रही थी, एक प्लेयर था, मानो एक कैच लेना है, इसने इस बॉल को पकड़ा। इस बॉल को इसने जैसे ही कैच किया तो इस बॉल को कैच करने में कितना टाइम लगा, इसका टी इक्वल टू 0.05 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। तो एक तो इम्पल्स पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए, नहीं तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। ये सब प्रोसेस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। अभी इनिशियल में भले टाइम लगेगा, लेकिन जब आप 10-15 क्वेश्चन करोगे ये सब की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या फार्मूला लगाना है, कितना आंसर आएगा। लेकिन वो चीज़ें कैसे आएंगी, आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। तो ठीक है, अब देखो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो पूछ रहा है इम्पल्स। अब आप देखो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है क्या,
तो यहाँ देखो ये वेलोसिटी आपको पता है इनिशियल, और फाइनल इसने जब इसको कैच किया, इसके हाथ में अब बॉल आई, तो यहाँ बॉल की फाइनल स्पीड क्या होगी, v इक्वल टू 0 हो जाएगी। यहाँ वही लॉजिक है। तो आइए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब देखो बॉल रेस्ट में आ गई है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और बॉल का मास भी दिया है m इक्वल टू 150 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में करोगे तो 0.15 kg। अब आपको अभी ये पीछे मैंने ये फार्मूला दिखाया, J इक्वल टू एम भी माइनस यू, बस इसी को यहाँ लगाइए, J इक्वल टू एम भी माइनस यू। एम की वैल्यू है 0.15, v की वैल्यू है आपकी 0 एंड u की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा -2.25 न्यूटन सेकेंड। तो देखो माइनस का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन जो आया जब इसने कैच किया तो अपोजिट डायरेक्शन में दिया है। माइनस इसी साइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अपोजिट आया हुआ है। अब दूसरा आपसे पूछ रहा है एवरेज फोर्स बताओ, तो एवरेज फोर्स आप कैसे निकालोगे, J इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी होता है। आपको J पता चल गया है, तो एफ एवरेज इक्वल टू आप क्या करोगे, इम्पल्स बाई इसको रोकने में कितना टाइम लगा, जो आपका टाइम, तो इम्पल्स आपका कितना आया है -2.25 डिवाइडेड बाई 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा -45 न्यूटन। अब देखो -45 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस कि वो कैच ले रहा है, तो मतलब फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, इम्पल्स का एक बेसिक सा एप्लीकेशन था। आइए एक और क्वेश्चंस करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करिए। व्हाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास 2 × 10⁴ kg। देखो एक रॉकेट है, एक रॉकेट है, इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो जो इसका मास है वो दिया है आपको m इक्वल टू 2 × 10⁴ kg। अब फोर्स ऑफ 5 × 10⁵ न्यूटन इज अप्लाइड। मान लेते हैं इस पे एक फोर्स लग रहा है 5 × 10⁵ न्यूटन। कितने सेकंड के लिए लगा, t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि जब t इक्वल टू 20 सेकेंड के बाद ये रॉकेट मूव करेगा। अभी देखो है क्या सिचुएशन, एक रॉकेट है, उसका मास है 2 × 10⁴ kg, उस पे 5 × 10⁵ न्यूटन का फोर्स। अब वो फोर्स गैस कहाँ किसके कारण आ रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे, केवल 5 × 10⁵ के फोर्स 20 सेकंड तक लगाया गया। अब जैसे ही 20 सेकंड बाद वो मूव हुआ, तो पूछा उसके बाद उस रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर t इक्वल टू 20 सेकेंड व्हाट इज वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले जो जो डेटा दिया है उसको लिख लीजिए। देखो मैं क्वेश्चन को इसलिए इतना विजुलाइज कराता हूँ कि अगर एक बार आप विजुलाइज करना सीख गए तो क्वेश्चन में कैसा भी ट्विस्ट लाए आप इजीली उस क्वेश्चन को कर दोगे। t इक्वल टू आपको दिया है 20 सेकेंड। तो अब देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपने पास एक ही फार्मूला है उसको लिख लीजिए, J इक्वल टू एफ इंटू टी इक्वल टू एम भी माइनस यू। अब इसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है आप उसको। सबसे पहले आप वेलोसिटी देखिए, फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है, और जब ये फोर्स लगाया गया तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, कोई फोर्स नहीं लग रहा था। आइए जो जो वैल्यू दी है उसको पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁵, कितने टाइम तक लगा है 20 सेकेंड तक, इक्वल टू मास इसका कितना है 2 × 10⁴ इंटू v माइनस 0। जब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू निकल के आएगा 5 × 10⁵ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁴।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 500 मीटर पर सेकेंड। देखो ये कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 4 है, 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 इंटू 20। यहाँ मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्पल्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा और भी जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इसके वर्किंग प्रिंसिपल है वो सब कंप्लीट होने के बाद हम इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन इसका ग्राफ वाला करते हैं तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि ग्राफ पे कैसे क्वेश्चन देता है। देखो एक क्वेश्चन है, आपको एक फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये रहा फोर्स, ये टाइम। इसका शेप ट्रायंगुलर है। यहां से आपको बोल रहा है कि ये जो फोर्स है, यहाँ पे आपका इसके मिडल पे 12,000 न्यूटन है, यहाँ पे इसका 6,000 है, और जो इसका टॉप है यहाँ पे है 18,000 न्यूटन। अब देखो इसका जब प्रोजेक्शन है, टाइम जो दिया है वो सब लिख देते हैं। टी इक्वल टू है यहाँ 1 सेकेंड है, टाइम आपका सेकेंड में है और फोर्स आपका न्यूटन में है, ये यूनिट है। 1 सेकेंड यहाँ से जब यहाँ तक आया इम्पल्स 1.5। देखो किसी भी इंटरवल आप टाइम पे पूछ सकता है, वो आपके एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कहाँ से पूछ रहा है। 2.5 सेकेंड, यहाँ 3, ए बी सी। देखो ये कह रहा है कि एक बॉल है, जब उसको हीट किया गया तो उसके हीट करने पे जो फोर्स लगा उसका एक ग्राफ दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इंपल्स बताना है, दूसरा आपको बताना है कि कितना फोर्स लगा, और तीसरा बताना है आपको मैक्सिमम फोर्स। ये तीन आपसे पूछ रहा है। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, वहां से आप मैच कराइए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आइए मैं सॉल्यूशन चालू करता हूं, वहां से आप देखिए। सबसे पहले आपको इम्पल्स पूछ रहा है, तो जो आपका होता है एफ डी टी, यही आपका आता है इम्पल्स। ये जे है आपका, तो जो इसका एरिया है फोर्स और टाइम का, ये आपको क्या देगा, इम्पल्स देगा। तो अगर हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो अपने को इम्पल्स मिल जाएगा, और इम्पल्स मिल गया तो हमें टाइम पता है। जिस भी टाइम पे पूछेगा हम फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू इम्पल्स करके उसको निकाल लेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा आपका, इम्पल्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का आप क्या है, आपका एक राइट है, सॉरी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए यहाँ इसका बेस और हाइट दिया है, मैं इसमें जब इसका ये निकालोगे तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बने कि नहीं। अगर मैं इसका और इसका एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है, तो आइए उसी का यूज करते हैं। और हाफ हाफ क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके एरिया को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 18,000, बेस इसका क्या है 2.5 माइनस 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं किया है मैंने, बस इसका एरिया निकाला है। जब इसको आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा 1.35 इंटू 10 के पावर 4 केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखो जैसे ही ये आया, अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, आपको फार्मूला पता है, जे इक्वल टू होता है एफ इंटू टी। आपको टाइम इंटरवल पता ही है कितना है, और जे आपको आ ही गया है। तो एफ इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इम्पल्स बाई टाइम।
इम्पल्स निकल के आया है 1.35 इंटू 10 के पावर 4 और चेंज इन टाइम आया है 1.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 9000 न्यूटन। ये रहा सेकेंड आंसर। अब थर्ड आंसर आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स आप जैसे ही ग्राफ को देखोगे तो मैक्सिमम फोर्स कितना इस पे लग रहा है आप ध्यान से देखो। मैक्सिमम फोर्स तो 18000 न्यूटन लग रहा है। तो थर्ड का आंसर सीधा सीधा आ गया एफ मैक्स इक्वल टू जो आपका निकल के आया है 18000 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इम्पल्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेसिक बेसिक। इसके बाद जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए अगला टॉपिक हम जो अब न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ हमने देखा, इस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके स्टेप्स सीखते हैं। तो देखो जब भी कोई भी क्वेश्चंस आए न्यूटन्स का जहां फर्स्ट सेकेंड या थर्ड लॉ अप्लाई हो, आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको सिस्टम डिसाइड करना है कि सिस्टम कौन सा है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो आइए इससे पहले मैं ड्रॉ करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान देता हूं एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक और अटैच है, यहाँ से आके एक पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है, यहाँ से नीचे आता है, इसमें एक डिस्क लगी है, फिर और नीचे आता है, यहाँ एक ब्लॉक है, फिर यहाँ आता है एक ब्लॉक है, यहाँ से एक आदमी इसको खींच रहा है। ये सब एक सरफेस पे है। अब देखो ये जो सारा ब्लॉक है आपका ये एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। स्ट्रिंग आपको पता हम मास रिलेशन इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। ए बी, चलो इसको नाम दे देते हैं सी। ए अपना डिस्क है, इसको नाम देते हैं डिस्क। देखो डिस्क आपकी रस्सी में डाली हुई है, कंटिन्यू नीचे आ रही है। ये है आपका ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। अब देखो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, जब आप न्यूटन के फर्स्ट या सेकंड लॉ को एनालिसिस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सिस्टम डिसाइड करिए कि कौन सा सिस्टम है। जैसे अगर आप इस सिस्टम को लोगे जहां से ए बी कनेक्ट है, तो यहां आप ध्यान से देखो जिस ये सब स्मूथनेस सरफेस है, तो जिस एक्सेलरेशन से ए मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से बी भी मूव करेगा और ये सब एक ही स्ट्रिंग से बंधी हुई है। उसी एक्सेलरेशन से सी जाएगा, ई जाएगा, एफ जाएगा, जिसको ये खींच रहा है। देखो यहाँ एक पुल्ली लगी है और एक एक पुल्ली से जाके अटैच है। डायग्राम कुछ ऐसे है, यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई करना। अब देखो अगर हमने सिस्टम इसको चेंज किया, यहाँ ए बी एक साथ मोशन कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सी डी ई ये सब का एक्सेलरेशन सेम हो। लेकिन अगर मैंने इस सिस्टम को इसको इरेज करता हूं, अगर मैं अब सिस्टम मान लूं ए बी सी को मिला के एक सिस्टम। अब देखो जैसे ही ए बी सी को मिला के मैंने एक सिस्टम माना, अब मेरा सिस्टम हो गया ए पूरा। अब जब आपने इसको एक सिस्टम माना तो जिस एक्सेलरेशन से तीनों एक साथ ही एक एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, इसी तरह आप किसी को भी सिस्टम बना सकते हो। चाहे एक ब्लॉक को लेके सिस्टम बनाओ, चाहे मल्टीपल ब्लॉक को लेके बनाओ। वही वो बोल रहा है कि सबसे पहले आप सिस्टम डिसाइड करो। सेकेंड स्टेप है आप फोर्स आइडेंटिफाई करो कि कौन से ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप देखो सी पे जब देखोगे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। जैसे ही आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आपको चीजें दिखने लगेंगी कि क्या हो रहा है। इसके बाद आप एक एक्सिस चूज करिए जहां से आप साइन डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और आप इक्वेशन लिखिए न्यूटन या के जो फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन के हैं, वहां से आपको जो भी अननोन होगा वो मिल जाएगा। अब देखो इस ब्लॉक को हम कंसीडर करते हैं सी को। जब आप सी का एफ बी डी बनाओगे तो सी पे देखो एक इस साइड फोर्स लगेगा,
एक इस साइड फोर्स लगेगा, एक इसका वेट आएगा नीचे की तरफ जिसके कारण फोर्स आएगा, और ये एक सरफेस पे रखा गया तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। वही ये बोल रहा है कि आप पहले सिस्टम को डिसाइड करो, इसके बाद उस पे कितना फोर्स लग रहा है, उस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसके बाद आप अपना इक्वेशन लिखो, तो वहां से आपको चीजें इजीली निकल के आ जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए पहला एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखो, मान लेते हैं दो ब्लॉक है, एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब एक ब्लॉक का मास है 4 केजी और दूसरे ब्लॉक का मास है 2 केजी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है ये हम स्मूथ सरफेस मान लेते हैं कि मतलब फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इक्वल टू 0 है। आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखो कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा है। अभी आप देखोगे, पहले हम ब्लॉक का करेंगे फिर हम पुली ब्लॉक आगे करेंगे, इसको पहले आप समझ लीजिए। फिर सेकंड आपसे पूछ रहा है द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स आ रहा होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। द नॉर्मल रिएक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे। पहला क्वेश्चन है, इसको मैं खुद से करता हूं, इसके बाद आपको दूंगा, आप करिएगा। तो सबसे पहले आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करिए। अब जब तक हमें एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी अगला अननोन टर्म नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब देखो, अगर हम एक्सेलरेशन इस दोनों ब्लॉक को कंबाइंड करके एक सिस्टम मान ले, जो हमने पहले देखा, स्टेप फर्स्ट, ये रहा 4 केजी, ये रहा 2 केजी, इस पे आपका 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो इसी को हम एक सिस्टम मान लेते हैं पूरा। ये भले दो ब्लॉक है, इसको मान लेता हूं एक सिस्टम है, ये दोनों एक साथ, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखा होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम ए होता है। ये आपको पता ही होगा। एक्स डायरेक्शन में आप एक्स लिखो या ना लिखो, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए। अब देखो टोटल फोर्स यहाँ क्या है, ध्यान से, टोटल फोर्स हम इसको पूरा सिस्टम माने हैं, तो एक ही फोर्स लग रहा है जो है 20, और टोटल मास इस सिस्टम के अंदर जितना मास है, तो टोटल मास कितना है, ये है 4 केजी और ये है 2 केजी। तो 4 + 2 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे 20/6, जब इसको आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना इजीली हमने निकाल लिया। एक्सेलरेशन जैसे ही मिला, अब अगला आपसे जो भी पूछे इन दोनों ब्लॉक का कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, हम एक एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद निकालते हैं, आप देखोगे आंसर सेम आएगा। सबसे पहले यहाँ 4 केजी का बनाते हैं। अब देखो 4 केजी का आप बनाओगे तो इस पे क्या लग रहा है, एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्या आएगी, कांटेक्ट फोर्स आएगा, तो जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन। और इस डायरेक्शन में अपना किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। देखो चाहे आप पहले से करो चाहे दूसरे से, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एक ही ब्लॉक है। आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट एक दूसरे पे होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड आता है, आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो जब आप 2 केजी का बनाओगे तो उस पे क्या लगेगा, एन इस साइड लगेगा, इधर एक्सेलरेशन आएगा, और इसका वेट है 2 केजी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम ए। तो यहाँ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मतलब टोटल फोर्स आपका जो नेट है। तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे जो अपना ब्लॉक है, और इस डायरेक्शन को निगेटिव लेंगे। तो यहाँ से हमारा 20 - n, या सीधा सा आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव लो और एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लो,
जिधर एक्सेलरेशन हो रहा हो उसको पॉजिटिव ले लेना है। बाद में अगर आंसर अपना नेगेटिव आए तो मतलब जो हमने माना है उसके वो अपोजिट मूव कर रहा है। एम की वैल्यू कितनी है 4 इंटू ए। एक्सेलरेशन आपका कितना आया है 10/3। यहाँ से आपका एन ही अननोन है। जब एन निकालेंगे एन आएगा हमारा 20 माइनस 40/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू निकल के आएगी 20/3 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी से सॉल्व करते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो ब्लॉक हैं, ये अगर इस पे एन लगा रहा है तो अगर ये इस पे एन लगा रहा है तो क्या दूसरा भी इस पे एन लगाएगा? तो आप देखो इस प्रॉब्लम से इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ वो कॉन्सेप्ट सेम है। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू क्या है एन इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 10/3। जब यहाँ से आप नॉर्मल निकालोगे जो एन की वैल्यू है निकल के आएगी 20/3 न्यूटन। तो आपने देखा आप किसी से भी निकालो, ऐसा सॉल्व करना जिससे आपका टाइम बचे, जहाँ इक्वेशन अप्लाई करना इजी हो, हमेशा उसी मेथड को फॉलो करना। तो आप देखो जो जो क्वेश्चन पूछ रहा था सबसे पहले हमने स्टेप को फॉलो किया, अपना सिस्टम डिसाइड किया। सिस्टम डिसाइड करते ही हमको एक्सेलरेशन मिल गया। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जो भी अननोन पूछा था वो निकल के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल में तो आ गया, चलो एक और हॉरिजॉन्टल का ले लेते हैं फिर वर्टिकल का लेंगे। एक ब्लॉक है जिसका वेट है 4 kg। इस ब्लॉक से एक दूसरा ब्लॉक अटैच है जिसका मास है, सॉरी वेट नहीं मास, जिसका मास है 2 kg। इसके बाद एक और ब्लॉक अटैच है जिसका मास है 1 kg। अब ये लास्ट वाले ब्लॉक पे एक F इक्वल टू 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आपसे पूछ रहा है, और देखो ये जो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है। स्ट्रिंग आपने शुरू में ही स्ट्रिंग के लेक्चर में देखा था, वहां मैंने बताया था आपके सिलेबस में स्ट्रिंग जितना भी आता है वो मैक्सिमम 95% मासलेस इनएक्सटेंसिबल। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो आपसे वही पूछ रहा है, बताइए सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब देखो अगर ये सेम स्ट्रिंग से बधी है तो जितने एक्सेलरेशन से एक मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से सब जाएंगे। एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अगर एक ही स्ट्रिंग से बधे हैं तो जितने स्पीड से जितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से 2 kg भी जाएगा और उसी एक्सेलरेशन से 4 kg भी जाएगा। सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रहा है द टेंशन इन ईच ब्लॉक। द टेंशन इन ईच ब्लॉक। अब देखो भले एक ही स्ट्रिंग से बधी है लेकिन आप ध्यान से देखो क्या टेंशन सब जगह सेम आएगा। 2 kg 1 kg के बीच अलग टेंशन आएगा और 2 kg और 4 kg के बीच अलग टेंशन आएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच कितना टेंशन हो रहा है उसको बताना है और इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या मान लेते हैं, चलो यहाँ एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। 4 kg, ए बधा है 2 kg से, और जो ये सरफेस है आपकी स्मूथ म्यू इक्वल टू 0 है। अभी हमने फ्रिक्शन नहीं रीड किया है तो सारा सरफेस आपका म्यू इक्वल टू 0 ही आएगा। एफ इक्वल टू 14 न्यूटन। ये सब एक सरफेस पे रखे हुए हैं। अब देखो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वही इसको इसी डायरेक्शन में मूव कराएगा। मान लेते हैं इस एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो पूरा सिस्टम हमने तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लिया। तो यहां से एक्सेलरेशन आप निकालोगे क्या आएगा, ए इक्वल टू एफ नेट बाई टोटल मास
टोटल कितना मास लग रहा है अब सिस्टम का। तो एफ नेट कितना है 14 और ये कितना है 4a + 2 + 1 7। तो यहाँ से जो ए निकल के आया वो निकल के आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अपना ये तीनों ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही एक्सेलरेशन हमें मिला, अब हमसे चाहे जो पूछे हम इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं, एकदम इजीली। तो आइए सबसे पहले हम 1 kg का एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले हम 1 kg का एफबीडी बनाते हैं और यहाँ मान देते हैं कि यहाँ जो हमारा टेंशन लग रहा है T1 है और यहाँ जो लग रहा है वो टेंशन है T2। हमें T1 और T2 निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम 1 kg का बनाते हैं। अब 1 kg में देखो इधर क्या लग रहा है, एक फोर्स इसको खींच रहा है 14 न्यूटन से। इधर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का काम है अपनी तरफ खींचना T1 और इसका एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में। तो किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब जैसे ही ये पता चला यहाँ अननोन क्या है T, तो हम F = ma से निकाल देंगे कि नहीं, तुरंत निकाल देंगे। हमेशा याद रखना कि A की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और A के अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं, अपोजिट ऑफ A को निगेटिव ले रहे हैं। तो चलिए F = क्या होगा, समेशन ऑफ F = ma। तो टोटल फोर्स क्या आएगा आपका 14 - T = 2 × 1। इसको T1 नाम दिए हैं। अब T1 यहां से निकालो तो क्या निकल के आएगा, 14 - 2 निकल के आएगा आपका कितना, 12 न्यूटन। अब देखो जो आपका 2 kg और 1 kg के बीच लग रहा था वो निकल के आया है 12 न्यूटन। ऐसे ही हम अगला निकालते हैं। अगले के लिए हम 4 kg का एफबीडी बनाएंगे। देखो हम इसका इसलिए नहीं बना रहे 2 kg क्योंकि वहाँ T1 T2 दोनों पता होना चाहिए था, इसलिए एक एक ब्लॉक का। आप तो हम किसी का भी बना सकते हैं, T1 हमें पता चल गया है, 2 kg का भी बनाओगे तो सेम आंसर आएगा। 4 kg का बनाते हैं। इधर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, T2 और एक किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अपना टाइम बचे, आंसर जल्दी आए। समेशन ऑफ F = ma। कितने फोर्स हैं, एक ही फोर्स है, T2 = 4 × 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो T2 निकल के आया 8 न्यूटन। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और सेम उसको वेरीफाई करिए कि यहाँ से जो आपका T2 है और T1 आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, इससे क्या T2 8 न्यूटन आता है कि नहीं। अगर आप करेक्ट कर देते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आगे आप देखोगे पुल्ली ब्लॉक उन सब में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और जो आपका नीट या जेई मेन होता है उसमें केवल इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके चाहे ब्लॉक दे चाहे पुल्ली दे, इसका हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आपका जेई एडवांस में ही आता है। बेसिक्स आपका क्लियर रहेगा, कितने भी एडवांस क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं वर्टिकल का। वर्टिकल का करेंगे तो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल में जो 2 क्वेश्चन थे वो आपने देखा। चलिए अभी हम लेते हैं कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का वेट है 4 kg, इस पे एक फोर्स लग रहा है F = 120 न्यूटन का। अब इसी से एक और अटैच है, इसका इस ब्लॉक का वेट है 2 kg। ये जो स्ट्रिंग है आपकी मासलेस है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। देखो जितना भी हम यूज करेंगे वो अपना मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल ही रहने वाला है, क्योंकि अगर हम वो देंगे इस स्ट्रिंग का मास दे देंगे तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन वर्टिकल पे आप देखोगे जब mg लगाओगे हर पॉइंट पे इसका टेंशन अलग अलग आएगा, इसलिए हम इसको मासलेस कंसीडर कर रहे हैं ताकि इनके बीच जो टेंशन है वो कांस्टेंट बना रहे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो है बोथ ब्लॉक पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, ये दोनों जो ब्लॉक हैं ये आपका ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले एक्सेलरेशन आप बताइए।
एक्सेलरेशन। दूसरा आपका पूछ रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो आपका इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना हॉरिजॉन्टल किया है थोड़ा था उससे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आप जो ये एफ वहाँ एक ही डायरेक्शन में आता था, यहाँ इसका एम जी भी कंसीडर होगा, केवल वही इसमें चेंजेस आए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आइए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब देखो, सोल्यूशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिस्टम डिसाइड करते हैं। ए ब्लॉक है 4 kg का और इससे एक 2 kg का ब्लॉक अटैच है, और यहाँ पे एक ब्लॉक एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 120 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये वर्टिकल है, ये जो इसका 4 kg है, ये ग्रेविटी के कारण एक नीचे इसका वेट आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ आपका आएगा एक वेट 4g, और एक इसका भी आएगा जो फोर्स, वो कितना आएगा 2g। यहाँ बस यही था और कुछ नहीं। जो फोर्सेस हैं वो मास के कारण इसका वेट कंसीडर होगा, इसका भी फोर्स आएगा, ग्रेविटी फोर्स। अब इसको हम एक सिस्टम मान लेते हैं। अब अपना सिस्टम ये हो गया। अब मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। अब भी आपका किधर है? वाई डायरेक्शन में, यहाँ वाई लिख देते हैं सब कुछ। तो ठीक है, वाई डायरेक्शन में आप देखो कितने फोर्स हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव 120 माइनस यहाँ कितना है 4g, और g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। यहाँ मैं क्वेश्चन में डाल देता हूँ, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस 2g भी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड की तरफ 2g। अब टोटल मास कितना है? 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है 120 माइनस 4 इंटू 10 कितना आएगा? 40 माइनस 2 इंटू 10 कितना आएगा? 20 इक्वल टू 6a। यहाँ से जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो एक्सेलरेशन आपका निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस सेम कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। बस यहाँ जो फोर्स था यहाँ हॉरिजॉन्टल रखा जाता था, जिसके कारण इस पे जो mg आता था और इसका अलग था एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो कंसीडर नहीं होता था। लेकिन आप देखोगे यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तो mg भी आएगा, बस यहाँ वही चेंजेस थे। अब जैसे ही हमको पता चला, अब हमसे कुछ भी पूछे हम इजीली निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच टेंशन पूछ रहा है, तो किसी भी ब्लॉक का आप एफबीडी बनाओ। एक बना के मैं करूंगा, दूसरा आप घर पे बना के वेरीफाई करके हमें बताएंगे। तो आइए मैं 2 kg का एफबीडी बनाता हूं। अब जब 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो इधर क्या आएगा? एक इसका वेट आएगा 2g, और ये किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है t। अब अपने को एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है F इक्वल टू एम ए, यहाँ लगाते हैं। तो टोटल फोर्स अपना क्या है? T माइनस 2g इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन आपका आया है 10। यहाँ से जब हम t सॉल्व करेंगे अपना 20 इक्वल टू इधर आपका निकल के आएगा t माइनस 20 इक्वल टू 20। जब यहाँ आप सॉल्व करोगे ये निकल के आपका आएगा, एक मिनट इरेजर फंस रहा है, 20। यहाँ से t इक्वल टू 20 इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 20 प्लस 20, तो t इक्वल टू निकल के आएगा 40 न्यूटन। तो देखा हमने कितना इजीली एफबीडी बना के जो स्टेप्स हैं उसी को आपको फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन देगा, चाहे पुल्ली ब्लॉक हो, चाहे वन वे ब्लॉक सिस्टम हो, स्ट्रिंग से कनेक्ट रहे, आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप ऊपर वाला ये आपके लिए होमवर्क है, ये 4 kg का एफबीडी बना के इधर टेंशन लगेगा। मैं इसका आप यहाँ से आंसर वेरीफाई करना।
और देखना कि क्या 40 न्यूटन आता है कि नहीं, और जिसका वेरीफाई हो जाए वो मुझे कमेंट करके बताना, उसको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा। आपका तैयारी के बारे में अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कैसी चल रही है, पर्सनल गाइडेंस उसको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार उसका समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने इम्पल्स के बारे में देखा, जहां J इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी था, या मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी होता था। अभी इसके हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा हमने जो न्यूटन के सेकेंड लॉ के वर्किंग थे उसको देखा। वर्किंग में सबसे पहले हम सिस्टम को डिसाइड करते थे। सिस्टम डिसाइड करने के बाद उस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं उसको देखते थे। इसके बाद उसका एफबीडी बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम। आप पहला लेक्चर जाके देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, वहां मैंने फ्री बॉडी डायग्राम डिटेल में समझाया हुआ है। वहां से एक बार आप देख लो। अगर एफबीडी बनाना नहीं आएगा आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको चौथा स्टेप था, आप इक्वेशन लिखिए। जैसे ही इक्वेशन लिखोगे जो अननोन है वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस किया, इस पे कुछ क्वेश्चंस किए। मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसको सॉल्व करिएगा। आने वाले लेक्चर में मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप कंटेंट को ब्लाइंडली फॉलो करिए। ये आपका पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई मेन हो, या एडवांस के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।